अक्सर किसी रोड ट्रिप पर जाने के पहले हमारे मन में कई विचार आते हैं कि जैसे वहाँ की सड़कें कैसी होंगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, किस टाइप की गाड़ियाँ वहाँ ले जानी चाहिए। तो यदि आप भी केरला रोड ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है शांतनु और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल रोड माई लाइफ। मैंने हाल ही में दक्षिण भारत की 4300 किलोमीटर की यात्रा अपनी XUV 500 में की है। इस वीडियो में हम केरल के ट्रैफिक, फूड और रोड कल्चर के बारे में बात करेंगे और यह बारीकियां आपको अपनी रोड ट्रिप के दौरान मददगार साबित होंगी। वैसे तो केरल का नाम मन में आते ही लोगों के मन में मुन्नार के चाय बागान, एलेप्पी के बैक वाटर्स, इन सब का ख्याल आता है और यह डेस्टिनेशन टूर ऑपरेटर्स द्वारा सभी करते हैं। केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है और यह इतना खूबसूरत है कि यदि आप अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं तो आपको बहुत सारे अन्य स्थान भी हैं जहां जाना चाहिए। सबसे पहले हम केरल की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी समझते हैं। डेमोग्राफी के हिसाब से केरला मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। मालाबार यानी कि नॉर्थ केरला, कोच्चि यानी कि सेंट्रल केरला, त्रावणकोर यानी कि दक्षिण केरला। केरल का 90% ऑर्गेनाइज टूरिज्म जो है वो सेंट्रल केरला यानी कोच्चि, एलेप्पी, ठेकड़ी और मुन्नार में ऑर्गेनाइज होता है। ज्योग्राफी के हिसाब से भी केरला 3 भागों में विभाजित है। कोस्टल केरला या तटीय केरला, बैक वाटर्स, तीसरा जो है वह पर्वतीय केरला जो कि वेस्टर्न घाट्स पर स्थित है। यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सभी जगह का खान पान, संस्कृति, रोड्स और ट्रैफिक कल्चर अलग अलग है। नॉर्थ केरला में कन्नूर, कोझिकोड बड़े शहर हैं, वहीं एर्नाकुलम सेंट्रल केरला का एक बड़ा शहर है। दक्षिण केरला की बात करें तो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम सबसे बड़ा शहर है। तटीय केरला जहां अपने सी फूड और पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, वहीं वेस्टर्न घाट्स वाले केरल में आपको टी, कॉफी और रबर प्लांटेशंस बहुतायत में मिलेंगे। एक बात और है कि मालाबार और कोच्चि में आपको बड़े और शानदार घर भी मिलेंगे। मौसम की बात करें तो जो तटीय इलाके हैं केरल के, वहाँ लगभग तापमान साल भर में एक बराबर ही बना रहता है। ना दिन ज्यादा गर्म रहते हैं, ना रातें बहुत ज्यादा ठंडी। और गर्मी के मौसम में आपको उमस, वहाँ ह्यूमिडिटी परेशान कर सकती है। जो बैक वाटर्स वाला एरिया नहीं जैसे एलेप्पी, वहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही लगभग रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी कम मिलेगी आपको। लेकिन वहीं वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाएंगे केरला में तो आपको काफ़ी ठंडक मिलेगी। मुन्नार जैसी ठंडी जगहों पे तो तापमान जो है वो लगभग 12 डिग्री तक चला जाता है। हालांकि नॉर्थ इंडिया की ठंडी की अपेक्षा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आएँ तो गर्म कपड़े साथ में लेकर आएँ। कब घूमना चाहिए? तो अक्टूबर से मार्च तक का समय केरल घूमने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है, परंतु बहुत सारे लोग बारिश के सीजन में भी केरला आते हैं क्योंकि यहाँ के जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बारिश के समय इतने सुंदर सुंदर आपको यहाँ पर झरने, वाटरफॉल्स मिलेंगे। प्लस प्राकृतिक सौंदर्यता और हरियाली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस क्या ही कहने। एक बात आपको जो यहाँ ध्यान रखनी है कि सीज़न जितना पीक हो जाता है, देखो केरल की सड़कें तो छोटी छोटी हैं लेकिन सीज़न जितना पीक हो जाएगा गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं यहाँ पर। तो जो हैवी फुटफॉल्स वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे मुन्नार हो गया, यहाँ पर आपको जो है ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। रोड नेटवर्क की बात करें तो केरला में नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज का बहुत अच्छा नेटवर्क है और सड़कों की दशा बहुत ही अच्छी है। वेस्टर्न घाट्स पर सड़कें घुमावदार हैं और थोड़ी सकरी भी हो सकती कहीं कहीं। वहीं कोस्टल केरला की बात करें तो रोड बिल्कुल सीधी सीधी है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि NH66 जो कि केरल का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और उसको हम पनवेल कोच्चि हाईवे या मुंबई से कन्याकुमारी हाईवे के नाम से भी जानते हैं, यह पूरे लगभग कोस्टल केरला को कवर करता है। इस हाईवे की लेंथ जो है वो केरल में लगभग 400 किलोमीटर्स है और यह फिलहाल निर्माणाधीन अवस्था में है यानी बन रहा है और यह लगभग पूरा का पूरा एलिवेटेड 6 लेन बन रहा है। तो फिलहाल इस पर बहुत सारी डाइवर्जन्स हैं। 2025 की बात मैं कर रहा हूँ और इसको बनने में लगभग 2 से 3 साल लगेंगे। तो डाइवर्जन्स के कारण फिलहाल तो ट्रैफिक बहुत स्लो होता है, पर 3 साल बाद जब कोई केरल आएगा तो आप समझिए पूरा केरल वो आसमान से क्रॉस कर जाएगा। केरल का वाटर नेटवर्क भी बहुत जोरदार है। कोच्चि में आपको वाटर मेट्रो मिलेगी तो एर्नाकुलम से कुट्टनाड तक ऐसे पानी के कैनाल्स भी बने हुए हैं जिसका डिस्टेंस 70 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पर बोट्स भी चलती हैं।
मज़े की बात यह है कि एलएपी में जो लोग रहते हैं, चूँकि वो रोड नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो वो कार नहीं खरीदते हैं। उनको कुछ खरीदना हो तो मोटर बोट खरीदते हैं। एक बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि आप गूगल मैप्स के सहारे चल रहे हैं तो अपने गूगल मैप्स में जाकर सेटिंग्स में फेरी को अनटिक कर दें, नहीं तो गूगल आपको ले जाकर किसी जेट्टी पर खड़ा कर देगा और फिर आपको किसी फेरी पर अपनी कार को चढ़ा करके दूसरे जेट्टी तक ले जाना पड़ेगा। टोल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पूरे केरल में मुझे कहीं पर कोई टोल देना पड़ा हो, एक या दो जगह को छोड़ करके। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि NH-66 चूँकि अभी बन रहा है तो टोल ले नहीं रहे हैं, एक आध पैच में लिया होगा। अच्छा, मन में प्रश्न यह भी आएगा, बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे केरल की रोड छोटी छोटी हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं, तो हमारे को हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी चाहिए पड़ेगी या 4 व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए, रियर व्हील ड्राइव चाहिए। तो देखो, जब तक केरल मैंने घूमा है मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपको यहाँ पर एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की ज़रूरत है। इनफैक्ट केरल में तो सेडान कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कोई भी गाड़ी हो वो केरल के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। आप बिना किसी दोबारा सोचे विचारे उस गाड़ी से केरल आ सकते हैं। ट्रैफिक की बात करूं तो केरल का ट्रैफिक जो है भारत के कई अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही व्यवस्थित है और इसका श्रेय सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को नहीं जाता बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों को भी जाता है। यदि पता है सड़क सक्रिय है, जैसे 2 ही लेन की आने और जाने के रास्ते, तो वहाँ पर 2 ही लेन चलेंगी। राइट साइड से ओवरटेक करना तो छोड़ ही दीजिए, कोई अपनी गाड़ी कच्चे में उतार के भी आगे नहीं ले जाता। एक के पीछे एक लोग चलते हैं, डस्ट उड़ाने का कोई काम नहीं है। इसका अपवाद बाकी भारत जैसे सिर्फ वहाँ के बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर हो सकते हैं। तो केरल में स्पीड लिमिट का पालन भी बहुत कड़ाई से होता है। विशेष रूप से मालाबार रीजन में तो मैंने बहुत ज़्यादा AI कैमरास इंस्टॉल्ड देखे और छोटे छोटे कस्बों और शहरों में तो थे ही थे, लेकिन उनके बीच में भी जो रास्ते पड़ते थे एक निश्चित दूरी पर उन्होंने कैमरेज लगा रखे थे। तो जब भी आप केरला में चलें इस बात को ध्यान रखें कि आप स्पीड लिमिट का पूरी तरीके से वहाँ पर पालन करें। व्हीकल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करूं तो केरल पुलिस व्हीकल मॉडिफिकेशन को लेकर काफ़ी सख्त है। यदि यहाँ की लोकल गाड़ियों में आपको कोई भी रिफ्लेक्टर के अंदर LED नहीं डाला मिलेगा, आफ्टर मार्केट LED फॉग लैंप्स भी नहीं मिलते हैं, और यदि इसके अलावा आपने टायर बहुत ज़्यादा अप साइज कर रखे हैं या गाड़ी के बाहर बहुत सारे स्टिकर्स लगा रखे हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है कई राज्यों में, लेकिन केरल में नहीं है, तो ये शायद मुसीबत को दावत देने जैसा हो जाए। डीजल पेट्रोल के रेट्स जो है वो केरल में कुछ राज्यों से ज़्यादा है और कुछ राज्यों से कम है, लेकिन यदि मैं अड़ोसी पड़ोस के राज्यों से उसकी तुलना करूं तो केरल में डीजल पेट्रोल के रेट्स ज़्यादा है। जनवरी 2025 में मैंने यात्रा करी है, उस समय कर्नाटक में मैंने दिए थे डीजल के 88 रुपीज़, तमिलनाडु में 92 थे, वहीं केरल में 96 रुपीज़ का डीजल का रेट था। अब बात करते हैं खाने पीने की। तो जैसे ही मेरे पापा को पता चला कि मैं केरल जा रहा हूँ, उन्होंने कहा वहाँ खूब नारियल पानी पीना। मेरी मम्मी ने जैसे ही सुना तो मेरे बेटे को उन्होंने कहा कि अब तो तू रोज अपनी फेवरेट इडली खाएगा। अब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में कहीं ना कहीं किसी ऐसे कोई जगह को लेकर ना बहुत सारे पूर्वाग्रह रहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग्स रहती खाने को लेके, कि जैसे ये तो वहाँ बहुत मिलेगी और बहुत सस्ती मिलेगी। तो सच बताऊँ तो केरल में नारियल पानी का रेट तो पुणे से भी ज़्यादा महंगा था। बनाना चिप्स के भी रेट लगभग बराबर थे। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट जो है थोड़ा सा बेटर और ऑथेंटिक आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुद्ध शाकाहारी लोगों को मालाबार और कोच्चि में थोड़ा सा खाना ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकता है यदि वो एक टिपिकल रेस्टोरेंट्स को ट्राई कर रहे हैं। मालाबार और कोच्चि में बीफ का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो आपको लगभग हर खाने पीने की दुकान में बीफ के आइटम्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुद्ध शाकाहारी लोगों को खाना नहीं मिलेगा। सभी बड़े शहरों में और हाईवेज में आपको शुद्ध शाकाहारी होटल, विशेष रूप से सरवणा भवन और वृंदावन की बहुत सारी फ्रेंचाइजी रहती हैं जहां पर आपको शाकाहारी खाना मिल सकता है। अधिक लोकप्रिय जगह जैसे मुन्नार में तो आपको दाल बाटी, फाफड़ा, थेपला भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहीं का लोकल फूड का आनंद लेना चाहिए। अब बात करते हैं नाश्ते की। तो केरल में मुख्यतः लोग नाश्ते में इडियप्पम, अप्पम, पुत्तू, उप्पू मावू खाते हैं, और लोग इन्हें सामान्यतः अंडा करी, चिकन या बीफ करी, और वेज में बोलें तो कडला करी या सांभर के साथ खाते हैं।
मुझे लगा था हमको इडली मिल जाएगी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इडली तो हम कहीं भी खाएंगे, पर इडली तो हमको कहीं पर भी नहीं मिलती थी और हम बेसिकली छोटे छोटे शहरों के छोटे रेस्टोरेंट्स में रुकते थे। लंच या डिनर में लोग सामान्यतः मालाबार या केरला परोठा को करी के साथ खाते हैं और इसके साथ आप वेज में अवियल, जो कि सब्जियों से मिलकर बनता है, उसको खा सकते हैं। और मीठे में तो पायसम का जवाब ही नहीं है। यदि आप केरला थाली खाना चाहें तो आप स्थानीय लोगों से सद्या पूछ सकते हैं। वैसे सद्या ओणम जैसे शुभ अवसरों पर ही बनती थी, पर अब टूरिज्म इंडस्ट्री इतने उफान पर आ गई है कि सद्या 12 महीने मिल जाती है। बस इतना ध्यान रखिए कि सद्या डिनर मील नहीं है, इसलिए रात में कहीं नहीं मिलेगी, आपको लंच में ही उसको खाना पड़ेगा। केरल की बेकरी और स्नैक्स को भी कम मत आंकिए। भाई साहब, जब मैं इनकी बेकरीज में घुसा मैं तो फैन हो गया। यहाँ पर आपको क्रॉसिएंट्स और पफ्स हो गए, ये बीफ और चिकन के भी हो सकते हैं, समोसा बीफ और चिकन के भी हो सकते हैं, पर इसके अलावा आपको पक्का वड़ा, बनाना चिप्स, मुरुक्कू, टेपियोका चिप्स, अप्पम, उनियप्पम, मुझे याद करने दीजिए, बहुत सारे थे, पजम पोरी, परिप्पू वड़ा, इनका स्वाद भी आपकी सारी इंद्रियों को जागृत कर देगा, तो इनको तो भाई आपको ट्राई करना ही चाहिए। अच्छा, चाय के शौकीनों के लिए भी एक खबर है। केरल की चाय का स्वाद समानतः मसाला चाय जैसा नहीं होता, यह ईरानी चाय के बहुत करीब होता है, तो ये आपको थोड़ा अलग टेस्ट कर सकता है। लेकिन आप केरल में हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप वहाँ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिए। अब खाने की बात चली है तो पीने की बात भी हो जाए। केरल में लिकर स्टोर जनरल स्टोर जैसे नहीं मिलते हैं, इन्हें सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है और पूरे शहर में 1 या 2 ही शॉप मिलेंगे, वो भी Z+ सिक्योरिटी जैसे हालत में रहते हैं। पर आपको कई सारे होटल में बार मिल जाएंगे, पर यह समझिए जेब थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जो मुख्यतः लोकल लोग हैं वो निर्भर करते हैं टॉडी, जिसे हम ताड़ी भी बोलते हैं। टॉडी एक लोकल अल्कोहलिक फर्मेंटेटेड ब्रिवरेज होता है और इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, पर लोकल्स के लिए यही एक आसरा और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा या संवाद यानी कम्युनिकेशन। तो यदि आप किसी एक हैवी फुटफॉल वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जैसे मुन्नार, एलेप्पी, तो यहाँ पर लैंग्वेज बिल्कुल बैरियर नहीं है, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट होते हैं, आपको कुछ ऐसा अलग लगेगा भी नहीं। पर यदि आप अपनी गाड़ी से चल रहे हैं और रास्तों से गुजरते हैं तो आपको खाना खाने में या पता पूछने में आपके लिए लैंग्वेज एक बैरियर हो सकती है, क्योंकि वहाँ लोग हिंदी नहीं समझते हैं और आप मलयालम नहीं समझते और हिंदी इंग्लिश भी एक चैलेंज होता है। तो मैं क्या करता था, मैंने गूगल ट्रांसलेट ऐप इंस्टॉल कर रखी है, जिसमें मैं इंग्लिश में बोलता था और वो मलयालम में बोल के उनको सुना देती थी। वो मलयालम में बोलते थे और वो मुझे वापस इंग्लिश में सुना देती थी। यदि आपके पास यह विकल्प नहीं है तो आप किसी अपने मल्लू दोस्त को भी बोल सकते हैं कि भाई मैं केरल जा रहा हूँ तो मेरी मदद कर देना, दुभाषिया का काम कर देना। तो ये वाला वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे केरल की रूट प्लानिंग के बारे में बात करूँगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।